इस वीडियो में हम इंटरनेशनल रिलेशंस में सिक्योरिटी डिलेमा के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम जैक स्नाइडर के द्वारा दिए गए सिक्योरिटी डिलेमा के 3 डिफरेंट टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप तक पॉलिटिकल साइंस के हमारे ऑनलाइन कोर्स की जानकारी पहुंचाना चाहूँगा। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए और यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम्स में पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के लिए हमने पॉलिटिकल साइंस का एक ऑनलाइन कोर्स तैयार किया है। इस कोर्स में एनरोलमेंट या इस कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सिक्योरिटी डिलेमा के आइडिया को कोल्ड वॉर के दौरान यूएसए और सोवियत यूनियन के एक दूसरे के प्रति बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए डेवलप किया गया था। ये जो टर्म है सिक्योरिटी डिलेमा, इस टर्म से 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कॉलर्स का नाम जुड़ा है, जॉन हर्ज और हर्बर्ट बटरफील्ड। लगभग एक ही समय में इन दोनों स्कॉलर्स ने सिक्योरिटी डिलेमा के आइडिया को प्रपोज किया था, लेकिन 2 अलग अलग जगहों पर। जॉन हर्ज यूएसए में सिक्योरिटी डिलेमा की बात करते हैं, वहीं हर्बर्ट बटरफील्ड यूके में सिक्योरिटी डिलेमा के आइडिया को प्रपोज करते हैं। तो सिक्योरिटी डिलेमा के आइडिया से कौन से स्कॉलर जुड़े हुए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर में इन दोनों स्कॉलर्स का नाम सही होगा, जॉन हर्ज और हर्बर्ट बटरफील्ड। अब क्वेश्चन है कि सिक्योरिटी डिलेमा क्या है। सबसे पहले डिलेमा इस वर्ड के मीनिंग को समझते हैं। डिलेमा मतलब एक कश्मकश, एक दुविधा। डिलेमा एक ऐसे सिचुएशन को डिनोट करता है जहां आप ये सोचकर एक रैशनल, एक लॉजिकल डिसीजन या स्टेप लेते हैं कि आपका डिसीजन, आपका स्टेप आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपके इंटरेस्ट को सर्व करेगा, लेकिन हकीकत में होता इसके जस्ट ऑपोजिट है। आपका डिसीजन, आपका स्टेप आपके लिए बेनिफिशियल होने की जगह आपके लिए हार्मफुल बन जाता है। इसे डिलेमा कहते हैं। आइए डिलेमा के इस सिचुएशन को इंटरनेशनल लेवल पर 2 कंट्रीज, कंट्री ए और कंट्री बी के बीच अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। कंट्री ए अपने सिक्योरिटी को इंक्रीज करने का, अपने डिफेंस को इंक्रीज करने का, इन्हांस करने का एक लॉजिकल और रैशनल डिसीजन लेता है। कंट्री ए अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करता है, न्यू टेक्नोलॉजी के वेपन्स को एक्वायर करता है, अपने मिलिट्री के साइज को बढ़ाता है। कंट्री ए के ये सारे एक्शंस, ये सारे डिसीजंस, ये सारे स्टेप्स कंप्लीटली डिफेंसिव होते हैं। मिलिट्री एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करना, न्यू वेपन्स को एक्वायर करना, ये सब कुछ कंट्री ए अपने खुद के सिक्योरिटी को इन्हांस करने के लिए करता है, किसी दूसरे कंट्री के ऊपर अटैक करने के लिए नहीं, या किसी दूसरे कंट्री के ऊपर वॉर को वेज करने के लिए नहीं। कंट्री ए के ये डिसीजंस, कंट्री ए का ये बिहेवियर, ये सिंपली डिफेंसिव है। अपने सिक्योरिटी को इन्हांस करने के लिए लिए गए ये सारे डिसीजंस हैं। लेकिन कंट्री ए के इस बिहेवियर को देखकर कंट्री ए का जो नेबरिंग कंट्री है या कंट्री ए का जो ओपोनेंट है, उसे थ्रेट महसूस होने लगता है। वो इनसिक्योर हो जाता है, वो अपने सिक्योरिटी को लेकर अब कॉन्फिडेंट नहीं रहता। एज अ रिजल्ट वो कंट्री भी, दैट मीन्स कंट्री बी जो कि कंट्री ए का ओपोनेंट है या कंट्री ए का नेबर है, कंट्री बी भी अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करता है, न्यू वेपन्स, एडवांस टेक्नोलॉजी के वेपन्स को एक्वायर करता है। लेकिन कंट्री बी का ये बिहेवियर कंट्री ए को फिर से इनसिक्योर बना देता है। एज अ रिजल्ट अपने सिक्योरिटी को गारंटी करने के लिए कंट्री ए को फिर से अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करना पड़ता है, न्यू और एडवांस्ड वेपन्स को एक्वायर करना पड़ता है। बट कंट्री ए का ये बिहेवियर ये फिर से कंट्री बी को भी इनसिक्योर बना देता है। कंट्री बी को भी फिर से अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना पड़ता है, नए और एडवांस्ड वेपन्स को एक्वायर करना पड़ता है। और ये साइकिल, ये जो विशियस साइकिल है, ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। दोनों कंट्रीज एक स्पाइरलिंग आर्म्स रेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि शुरुआत एक कंट्री ने अपने सिक्योरिटी को इन्हांस और इंक्रीज करने के लिए की थी। ये एक कंट्री का लॉजिकल, रैशनल डिसीजन था, लेकिन अंत में वो कंट्री अपने आप को पहले से कहीं ज्यादा इनसिक्योर पाता है। आखिर ये आउटकम कैसे निकल कर आया? कैसे हमने एक रैशनल, लॉजिकल डिसीजन लिया, लेकिन जो हमारा आउटकम था वो टोटली हमारे एक्सपेक्टेशन के ऑपोजिट था? ये कैसे हुआ? इसे समझने के लिए हमें सिक्योरिटी डिलेमा के मैकेनिज्म को समझना होगा। एक्चुअली सिक्योरिटी डिलेमा में कंट्रीज के पास 2 चॉइसेस होती हैं। कंट्रीज इन 2 चॉइसेस को लेकर कंफ्यूज्ड होती हैं, चॉइस 1 और चॉइस 2। कंट्रीज को इन्हीं 2 में से किसी एक चॉइस को चुनना होता है। लेकिन कंट्रीज किसी भी चॉइस को चुन ले, चॉइस 1 को या चॉइस 2 को, हर चॉइस का एंड रिजल्ट इंक्रीज्ड इनसिक्योरिटी ही होगा। अगर एक कंट्री डिफेंस में
डिफेंस को स्ट्रॉन्ग बनाने में इन्वेस्ट करने का डिसीजन नहीं लेती है तो फॉरेन अटैक का खतरा हमेशा बना रहेगा और उस अटैक में उस कंट्री के हार जाने का खतरा हमेशा बना रहेगा। मतलब अगर कंट्रीज ये डिसीजन लेती है कि वो अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को नहीं बढ़ाएंगी, अपने मिलिट्री को मॉडर्नाइज नहीं करेगी, तब भी अपने ओपोनेंट के अटैक का और उस अटैक में हार जाने का खतरा उस कंट्री के लिए हमेशा बना रहेगा। लेकिन अगर एक कंट्री अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ाने का, अपने मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने का डिसीजन लेती है तो इससे उस कंट्री का ओपोनेंट इनसिक्योर हो जाएगा और वो भी अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेगा, अपने मिलिट्री को मॉडर्नाइज करेगा। और अगर ऐसा होता है तो जो पहला कंट्री है उसके भीतर फिर से इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ जाएगी। तो एक कंट्री के लिए इन दोनों ही चॉइसेस का एंड रिजल्ट, चॉइस 1, चॉइस 2, इन दोनों ही चॉइसेस का एंड रिजल्ट इंक्रीज्ड इनसिक्योरिटी है और एक कंट्री हमेशा इन दोनों चॉइसेस के बीच डिलेमा में ही रहती है कि किस चॉइस को चुने, किसे नहीं चुने, डिफेंस में इन्वेस्ट करे या इन्वेस्ट नहीं करे। अगर डिफेंस में इन्वेस्ट करते हैं तो भी इनसिक्योरिटी और अगर डिफेंस में इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो भी इनसिक्योरिटी। इसे ही सिक्योरिटी डिलेमा कहते हैं। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि यह सिक्योरिटी डिलेमा कब और क्यों अराइज होता है। सिक्योरिटी डिलेमा के आइडिया के पीछे कंट्रीज के बिहेवियर को लेकर एक अजम्पशन है। ये अजम्पशन जहां जहां ट्रू होगा वहां वहां हमें सिक्योरिटी डिलेमा देखने को मिलेगा। इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग अगर कंट्रीज एक दूसरे से आइसोलेटेड हो, मतलब कंट्रीज के बीच कम्युनिकेशन गैप हो, ट्रस्ट और कोऑपरेशन की कमी हो, ट्रस्ट और कोऑपरेशन का डेफिसिट हो, कंट्रीज के पास एक दूसरे के इंटेंशंस की जानकारी नहीं हो, जब कंट्रीज को नहीं पता कि उनके ओपोनेंट या उनके नेबर्स क्या सोच रहे हैं, उनके इंटेंशंस क्या है, इन्हीं जगहों पर, इन्हीं सिचुएशंस में सिक्योरिटी डिलेमा अराइज होता है, सिक्योरिटी डिलेमा एग्जिस्टेंस में आता है। इंटरनेशनल रिलेशंस के एक इंपॉर्टेंट स्कॉलर है जैक स्नाइडर। जैक स्नाइडर 3 तरह के सिक्योरिटी डिलेमा की बात करते हैं: स्ट्रक्चरल सिक्योरिटी डिलेमा, परसेप्चुअल सिक्योरिटी डिलेमा और इंपीरियलिस्ट सिक्योरिटी डिलेमा। ये 3 तरह के सिक्योरिटी डिलेमा 3 तरह के कारणों की वजह से, 3 तरह के रीजंस से इंड्यूस होते हैं, दैट मींस एग्जिस्टेंस में आते हैं। स्ट्रक्चरल सिक्योरिटी डिलेमा, स्ट्रक्चरल सिक्योरिटी डिलेमा ये इंटरनेशनल सिस्टम के स्ट्रक्चर की वजह से एग्जिस्टेंस में आता है। इंटरनेशनल सिस्टम अगर एनार्किक है, कोई हायर रूल मेकिंग बॉडी नहीं है, तो कंट्रीज अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करेंगी, खुद डिफेंड करेंगी। इसके वजह से कंट्रीज एक दूसरे की तुलना अपने पावर को इंक्रीज करेंगी और एज अ रिजल्ट यहाँ सिक्योरिटी डिलेमा होगा, कंट्रीज के बीच यहाँ सिक्योरिटी डिलेमा होगा एक एनार्किक इंटरनेशनल सिस्टम में। नेक्स्ट है परसेप्चुअल सिक्योरिटी डिलेमा। परसेप्चुअल सिक्योरिटी डिलेमा ये इंड्यूस होता है कंट्रीज के परसेप्शन की वजह से, एक दूसरे के प्रति कंट्रीज का जो परसेप्शन है, जो अजम्पशन है, उसके वजह से किस तरह से कंट्रीज एक दूसरे को देखती हैं। अगर 2 कंट्रीज हैं और दोनों एक दूसरे को फ्रेंड्स की तरह देखती हैं और उनमें से कोई एक अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करता है तो यहाँ सिक्योरिटी डिलेमा नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों कंट्रीज एक दूसरे को एनिमीज की तरह देखती हैं और यहाँ अगर कोई कंट्री अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करता है तो फिर इस केस में सिक्योरिटी डिलेमा होगा। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, इंपीरियलिस्ट सिक्योरिटी डिलेमा। इंपीरियलिस्ट सिक्योरिटी डिलेमा तब इंड्यूस होता है, मतलब तब एग्जिस्टेंस में आता है, जब कोई पावरफुल स्टेट या ग्रुप ऑफ स्टेट जानबूझकर इंटेंशनली ऑफेंसिव पॉलिसीज को परस्यू करे। फॉर एग्जाम्पल, कोई पावरफुल स्टेट जानबूझकर इंटेंशनली अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाए या अपने टेरिटरी को एक्सपैंड करे। उस स्टेट को, उस पावरफुल स्टेट को पता है, उसे पता है कि ऐसा करने से स्टेटस को डिस्टर्ब होगा और उस स्टेट का जो ओपोनेंट है वो इनसिक्योर हो जाएगा। लेकिन इस बात को जानते हुए भी जब वो पावरफुल स्टेट इस तरह के ऑफेंसिव पॉलिसीज को अपनाता है तो यहां पर इंपीरियलिस्ट सिक्योरिटी डिलेमा क्रिएट होता है। नाटो का एक्सपेंशन, नाटो का ईस्टर्न यूरोप में एक्सपेंशन और नाटो के ईस्टर्न यूरोप में इस एक्सपेंशन की वजह से रशिया का इनसिक्योर होना और इनसिक्योर होने की वजह से रशिया का सबसे पहले क्रीमिया को एनेक्स करना और फिर यूक्रेन के ऊपर अटैक करना, ये आज के समय में इंपीरियलिस्ट सिक्योरिटी डिलेमा का बेस्ट एग्जाम्पल है।